सेहत आपकी मैं आपका खैर मकदम। आज हमारे साथ मौजूद है नामवर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर नवीद नज़ीर। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपसे जानना चाहेंगे, सांसों की कई तकलीफ़ें हैं, अस्थमा एक बड़ा मसला है। अस्थमा और सीओपीडी में क्या फ़र्क है और अस्थमा किस कंडीशन को हम कहेंगे? देखिए, अगर हम सांस की तकलीफ़ के बारे में बात करें तो अगर किसी की सांस फूलती है पेशेंट की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके छाती के अमराज में ही मुलव्वस हो। हमारी सिस्टम के बहुत से ऐसे तकलीफ़ हैं जिसमें सांस फूलने की तकलीफ़ हो सकती है। जैसे अगर हम बाकी बीमारियों की बात करें तो अगर हार्ट की तकलीफ़ किसी को होती है, हार्ट फेलियर होता है या हार्ट की बाकी तकलीफ़ होती है, उसमें भी पेशेंट को सांस फूलती है। या किसी का खून कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, उसमें भी सांस की तकलीफ़ हो सकती है। या किसी को किडनी की तकलीफ़ है या बाकी कोई न्यूरोलॉजिकल तकलीफ़ है, तो उसमें भी सांस की तकलीफ़ हो सकती है और पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या सांस फूल रही है। इसके अलावा अगर निमोनिया होता है, निमोनिया में अगर लंग्स का काफ़ी पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो उसमें भी एक पेशेंट को सांस फूल सकती है। अब अस्थमा और सीओपीडी में जो है ऑलमोस्ट सिम्टम्स सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो बेसिक अंदर की बीमारी है इसमें फ़र्क होता है। देखिए, सीओपीडी की तकलीफ जो अक्सर हम देखते हैं ये स्मोकर्स में पाई जाती है, और ये तकलीफ जो है अक्सर हम देखते हैं कि 45 या 50 साल के जायद के अफराद में पाई जाती है। अस्थमा पहले ही होता है बच्चों में ही। बिल्कुल। देखिए, सीओपीडी की तकलीफ जो है ये स्टार्ट स्मोकिंग से होती है। जब एक बंदा स्टार्ट करता है सिगरेट स्मोकिंग, तो ये यूजुअली टीनेज या 20 साल की उम्र के अराउंड ये शुरू होता है। तो धीरे धीरे पे ये लंग्स पे एक कमज़ोरी जायद करता है, और जो ही इसकी एज जो है 45 के पार जाती है, तो लंग्स पे इतना डैमेज होता है कि उसके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट में खांसी आना शुरू होता है, तो उसके बाद ये सांस फूलने में तब्दील होता है। अस्थमा जो देखिए, अस्थमा में भी सांस फूलती है, ऑलमोस्ट सिम्टम सेम है, लेकिन ये प्रेडोमिनेंटली एक एलर्जिक डिजीज होती है। और यूजुअली ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं उनके सिम्टम्स जो है वो बचपन से ही शुरू होते हैं। यूजुअली अगर आप अस्थमा के पेशेंट को पूछें तो वो अक्सर ये बोलेगा कि मेरे जी सिम्टम्स जो है वो बचपन से ही शुरू होते हैं किसी और एलर्जी फॉर्म में। जैसे किसी को पहले स्किन एलर्जी होती है, उसके रैशेज निकलते हैं, खुजली आती है, उसके बाद ये नाक में चला जाता है, जुकाम अक्सर होता रहता है, स्नीजिंग होती है, स्पेशली जब वो उस चीज से एक्सपोज होता है जिस चीज से वो एलर्जिक होता है। अच्छा। और उसके बाद यही प्रॉब्लम जो है ये लंग्स की तरफ जाती है। इसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक हाइपोथेसिस कहा जाता है, एलर्जिक मार्च। अच्छा। यानी कि पहले स्किन से शुरू होता है, नाक में जाता है, और फिर सांस की नलियों में ये चला जाता है, जिसमें सांस फूलना शुरू हो जाती है। और अक्सर ये इनकी तकलीफ जो है वो ड्यूरिंग चेंज ऑफ सीजन ज्यादा पाई जाती है, या पोलन के सीजन में, क्योंकि पोलन हाईली एलर्जिक होता है, तो पोलन के सीजन में जो है ये तकलीफ ज्यादा पाई जाती है। ट्रिगर्स की बात करें बिल्कुल। और सीओपीडी जो सीओपीडी है, इसकी अक्सर हम देखते हैं कि इसकी जो सांस की तकलीफ जो बढ़ती है वो ज्यादा विंटर्स में बढ़ती है। आप ट्रिगर्स की बात कर रहे थे, आपने बात की कि सरमा में ज्यादा, अस्थमा की बात कर रहा हूं मैं। क्या मौसम बदलने के साथ या जो पोल्यूशन आजकल बहुत ज्यादा है, इससे कोई ताल्लुक है? बिल्कुल। देखिए, अस्थमा की एटियोलॉजी जो है इसमें पेशेंट की जो है एयरवेज जो होती है ये सूजी हुई होती है, इन्फ्लेमेशन होती है अंदर, और ये इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूस होती है, ये लाइफ लॉन्ग पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है। देखिए, ट्रिगर्स की आपने बात की, ट्रिगर कोई भी पेशेंट के लिए हो सकता है। किसी को डस्ट, या घर में किसी को कोई भी परफ्यूम हो, डिओड्रेंट हो, वो भी एक ट्रिगर हो सकता है अस्थमा के लिए। लेकिन आमतौर अगर मौसम की हम बात करें तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ सीजन ये अक्सर हम देखते हैं कि अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत खतरनाक पाया जाता है। स्पेशली अगर हम स्प्रिंग की बात करें, जब हम विंटर से समर की तरफ जाते हैं, बीच में स्प्रिंग का सीजन आता है, उसी टाइम एक तो चेंज ऑफ वेदर भी होता है। उसके अलावा जो है हमारे पोलन है, उस टाइम पोलिनेशन सीजन होता है, और पोलन जो हम देखते हैं वो हाईली एलर्जिक होते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पीरियड में इस पेशेंट्स का जो सिम्टम्स है वो एग्रीवेट हो जाते हैं। जैसे आजकल का मौसम है, हमारे जो पेशेंट्स अस्थमा के होते हैं इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें सिम्टम्स उनके एग्रीवेट होते हैं। इसकी वजूहत मल्टीपल है। देखिए, जब टेम्परेचर चेंज होता है और इसमें नमी भी एटमॉस्फेयर में जो होती है वो कम होती है, ये दोनों फैक्टर्स जो है, जो एक हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक लोकल इम्यून सिस्टम होता है,
जो हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी जरासीम अंदर जाता है या कोई भी एलर्जन अंदर जाता है, जो उसको एक्सपेल करने का जो एक इम्यून मैकेनिज्म होता है, वो ड्यू टू लो ह्यूमिडिटी और ड्यू टू लो टेम्परेचर पैरालाइज होता है। तो ये जरासीम भी अंदर रहते हैं और ये एलर्जेंस भी अंदर रहते हैं, जो हम बाहर नहीं फेंक सकते, जो हमारे इस मौसम में या विंटर के मौसम में हम देखते हैं कि ये जो इन्फेक्शंस हैं या एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, ये ज्यादा तूल पकड़ते हैं और इन पेशेंट जो ऑलरेडी इन बीमारियों में मुलवस होते हैं, उनके सिम्टम्स जो है वो एग्रीवेट हो जाते हैं। अगर हम विंटर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में देखें, कश्मीर की बात करें तो हमारे यहाँ धुआं भी होता है जो एक ट्रिगर है, सर्दी एक ट्रिगर है जो पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल कहीं भी, अब क्योंकि सरमा आ गया तो ये जो सर्दी का मौसम आता है, आपने नमी की बात की, तो ये ट्रिगर्स है। किस तरह एक शख्स बचे इस सूरत हाल से? देखिए, जैसे हम स्पेसिफिकली अस्थमा की बात कर रहे हैं, जैसे मैं पहले भी कहा कि अस्थमा का जो तकलीफ होती है ये लाइफ लॉन्ग होती है। जैसे एक डायबिटिक होता है, जैसे एक हाइपरटेंशन का मरीज होता है, उसको एक बार दवाई शुरू होती है तो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है अपनी बीमारी को कंट्रोल रखने के लिए। ऐसे ही अस्थमा की भी तकलीफ है। देखिए, उसमें चूंकि हम ब्लड प्रेशर को मशीन से नापते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि शुगर बढ़ गया है, कम हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अस्थमा का मरीज जो है, इसके लिए ऐसा कोई आम तौर पे जो है फ्रीली अवेलेबल हो, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिससे वो अपनी बीमारी का अंदाजा लगा सकता है कि कोई टेस्ट किट नहीं है, अंदर उसकी बीमारी कितनी कंट्रोल में है, कितनी सूजन है, कितनी इन्फ्लेमेशन है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे मरीजों को लगता है कि हमारे सिम्टम्स सबसाइड हो चुके हैं, तो हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं होती है। देखिए, अगर कोई भी अस्थमा डायग्नोज हुआ है बाय सम एक्सपर्ट, तो उसको ये चाहिए कि वो अपनी, जैसे भी उनको डॉक्टर साहिबान ने मेडिसिन एडवाइस की है, वो कंटिन्यूअसली ले, ना कि उस टाइम ले जब उनके सिम्टम्स नमूदार होते हैं, जब खांसी तेज हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे हमें अब पता है कि हम सीजन आने वाला है, तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो ट्रिगर हो जाएगी इस सीजन में ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। तो बेहतर अफजल ये रहेगा कि जो उनके ट्रीटिंग फिजिशियन है वो एक बार अपना मुलाहिजा करवाएं, वो चेकअप करा ले, वो उनका जो डॉक्टर साहिबान उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो ऑप्टिमाइज करेंगे। और हम विंटर्स में जो हम अक्सर देखते हैं कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनका वायरल इन्फेक्शंस की वजह से जो है वो जो अपने प्रॉब्लम जो है वो एग्रीवेट हो जाती है, वो अस्थमा की मरीज। तो अक्सर हम इन वायरल इन्फेक्शंस में इन्फ्लुएंजा आता है जो मोस्ट कॉमन आता है। तो जो ये ऐसे मरीज होते हैं जिनमें ये देखा गया है कि जिनको रिकरेंट विंटर्स में ये फ्लू होता है, तो उनके लिए फ्लू वैक्सीन भी आता है, जो अगर वो इस टाइम किया जाए तो वो उनको अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे सकती है ड्यूरिंग दीज विंटर मंथ्स, जो क्योंकि एंश्योरिंग हमारा फ्लू सीजन जो होता है वो नवंबर से होता है, तो ये भी उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सकता है। और इसके अलावा जैसे आपने खुद बात की कि विंटर की जब सर्दी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम अंदर ही बैठे, बहुत अच्छा है। जो स्पेशली हमारे एल्डर्स हैं, बच्चे हैं, कोशिश करनी चाहिए कि उनको बाहर सर्दी में तभी जाने दिया जाए जब अशद जरूरी हो। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि उनको अच्छे अंदर एटमॉस्फेयर में, वार्म टेम्परेचर में ही रखा जाए और अच्छे कपड़े वगैरह पहने ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि चूंकि हम जब अंदर मौसम सरमा आता है तो हम अपने कमरों को बंद कर देते हैं, बिल्कुल पॉलिथीन से, कारपेट्स नीचे डालते हैं, अंदर बुखारियां भी चलती है, चूल्हे भी जलते हैं, जिसकी वजह से धुआं भी होता है, जैसे आपने पहले भी बात की। तो हमें इस चीज का इंतहाई सही तरीके का ख्याल रखना चाहिए कि नो डाउट हमें अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना है, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। जो अंदर एब्नॉक्शियस गैसेस जमा होते हैं, बाहर निकले हवा, बिल्कुल जो वहां पे गैस की वजह से, चूल्हे की वजह से या कांगड़ी की में भी, तो इस वजह से जो एब्नॉक्शियस हमारे केमिकल्स या गैसेस निकलते हैं, तो वो प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि फ्रेश अंदर आए और ये एब्नॉक्शियस गैसेस जो है वो बाहर जाए। और हम देखते हैं कि चूंकि कारपेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उन कारपेट्स में धूल काफी जमा होती है, या हमारे कमल होती है या बाकी चीजें होती है जो विंटर में हम यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड टेम्परेचर, तो उनको फ्रीक्वेंटली धूप में डालना, उनको फ्रीक्वेंटली बाहर झाड़ना या वहां वैक्यूम करना, ताकि ये जो एलर्जेंस हैं जो इन चीजों में जमा हो जाते हैं, जो ट्रिगर कर सकते हैं, वो भी ये चीजें करके वो भी प्रोटेक्शन हमें दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की
फर की बात, अपने कमलू का जिक्र कर रहे थे या जैकेट्स हम पहनते हैं, क्या फर भी एक ट्रिगर पैदा कर सकता है? देखिए, फर बजाते खुद एक एलर्जिन का काम कर सकता है। इसके अलावा फर जो होता है, फर में जो हम देखते हैं कि हमारे बाकी जो एलर्जेंस हैं, अक्सर हमने जो हमारी तहकीक यहाँ पे चलती है तो हम देखते हैं कीड़ा होता है जिसे हम हाउस डस्ट माइट के नाम से जानते हैं। तो वो बड़ा कॉमन है जो एलर्जिन हम देखते हैं कि कश्मीरियों में वो ट्रिगर करता है। ओवरऑल भी करता है, लेकिन कश्मीर में ये देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा है। और ये हाउस डस्ट माइट जो है ये इन्हीं कमलों में, इन्हीं फर में छुपा रहता है। तो वो जो है उनको अवॉइड करें। मगर चूंकि हमारा मौसम यहाँ का ऐसा सिस्टम है, ठंडा रहता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसको जी पूरी तरीके से आप इरेडिकेट करें जैसे हम बाहर गर्मी वाले इलाकों में एडवाइस करते हैं। लेकिन अब जितना भी हो सके अगर वो यूज़ करना है, उनको फ्रीक्वेंटली झाड़ लें, उनको फ्रीक्वेंटली वैक्यूम करें, ताकि जो ये इसमें हार्मफुल जो एलर्जेंस हैं जो एक अस्थमा के पेशेंट को या एलर्जिक पेशेंट को सिम्टम्स ट्रिगर कर सकते हैं, उनसे वो दूर रहे। आपने बात की कि ये लाइफ लॉन्ग है, यानी इसका एक मुकम्मल इलाज नहीं है। आप खुदा न खास्ता जिस शख्स को अस्थमा हो गया पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलेगी और उसको दवाई खानी है। बच्चों से शुरू होता है, या अक्सर देखा गया कि बच्चों को ये बीमारी लग जाती है। क्या कोई ऐसी चीज़ है कि एकदम से पता चले कि इस बच्चे को, अगर कम उम्र में पता चले तो शायद इसका मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो? बिल्कुल, देखिए इसमें जैसे बच्चे की जो एक एयरवेज होती हैं वो काफ़ी स्मॉल होती हैं। तो अगर बच्चे का जो है कोई भी इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होती है तो ये इन छोटी विंड पाइप्स को ब्लॉक कर देती है। तो इनके सिम्टम्स जो बच्चे के होते हैं वो इन्फेक्शन पे भी अगर हो जाए तो वो मिमिक करते हैं कि अस्थमा अटैक को। इसलिए अगर एक बार पेशेंट को हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने आपको एग्जामिन किया, दवाई दी, तो इन्फेक्शन खत्म, उनके सिम्टम्स भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, इनकी हिस्ट्री जैसे हमने पहले भी बात की, इनकी रिकरेंट होती है, एक बार बार होती है, बार बार ये सिम्टम्स आते हैं। और स्पेशली ट्रिगर्स की हमने बात की तो ट्रिगर से ये प्रेसिपिटेट होता है इनके अटैक्स। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि जैसे आपके पीडियाट्रिशियन ने, जो डॉक्टर साहब आपको ट्रीट कर रहे हैं, उनकी एडवाइस पे एडहेरेंट रहे, यानी कि जैसे वो आपको दवाई कह रहे हैं वैसा ही करें, उनको कंटिन्यूसली वैसे ही खाएं, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में रहे। ये ना देखें कि आज ही हमारे सिम्टम्स हुए हैं तो आज दवाई लेंगे, 5 दिन में हमारे सिम्टम्स सबसाइड हो गए तो दवाई बंद कर देंगे। तो लेकिन क्योंकि अंदर की जो स्वेलिंग होती है ये कंटिन्यूस होती है और इसको ख़त्म और फिर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। एक अस्थमा का मरीज़ हम ये नहीं लेंगे कि अगर हम आम तौर पे किसी को बोलेंगे कि कोई अस्थमा के मर्ज़ में मुब्तला है, तो हमारे आम दिमाग में कंसेप्ट आता है शायद ये उस लेवल पे होगा कि ये अपना काम, रोज़मर्रा का काम नहीं कर पा रहा होगा, ये बिल्कुल पूरी सांस में फूलती होगी छोटे काम करने पे। ये आमतौर हमारे सोसाइटी में एक कंसेप्ट है, लेकिन इसे अस्थमा नहीं कहते। अगर मेडिकल सेंस में अगर हम बात करें तो अगर एलर्जी है और लंग्स में आपकी इन्फ्लेमेशन है तो ये अस्थमा है, आपके सिम्टम्स हो या ना हो। अच्छा, कभी कभी सिम्टम्स नहीं भी होते। ऐसे पेशेंट में जो इनिशियल स्टेज ऑफ अस्थमा होता है, इसमें पेशेंट को एपिसोडिक सिम्टम्स होते हैं। अब जब ट्रिगर हो गया, 2-3 दिन सिम्टम्स रहे, उसने अगर कोई थोड़ा सा एंटी एलर्जिक भी ले लिया, उसके सिम्टम्स सबसाइड हो गए, और लेकिन जो अंदर इन्फ्लेमेशन है ये कंटिन्यूस होती है और वो आपके फेफड़े को धीरे धीरे कमजोर करती रहती है। और जो ही कमजोर होता है, आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स और सीवियरिटी ऑफ अटैक्स जो है वो ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं और तेज होते हैं। बिल्कुल, आपका ये मान के चले कि अगर किसी को पेशेंट को 3 महीने में अटैक होता था पहले, और जब ये इन्फ्लेमेशन अंदर बढ़ती है उसको हर 2 महीने के बाद होगा, हर महीने के बाद होगा, फिर 15 दिन के बाद होगा, और फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब ये कंटिन्यूस बीमारी रहती है और उसको फिर कंटिन्यूसली मेडिसिन लेनी पड़ती है। या हो सकता है ऐसा स्टेज भी आ सकता है कि जब पूरी दवाई बंद भी हो सकती है और ऐसा आप रोजमर्रा का काम आपका इफेक्ट है। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक लोगों में भी और शायद हमारा कम्युनिकेशन भी पेशेंट्स के साथ सही नहीं रहता है, जिसकी वजह से एक पेशेंट कभी अनजान रहता है और कभी जानबूझ के अनजानी इख्तियार करता है और वो अपनी मेडिसिन कंटिन्यूसली नहीं रहता है, जिसकी वजह से फिर आगे जाके उम्र में ये उसकी अस्थमा की जो तकलीफ है वो आगे जाके इस लेवल पे पहुंच जाती है जब उसको कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और ट्रीटमेंट लेने के बावजूद उसकी बीमारी जो है वो कंट्रोल में नहीं आती है।
ये आप बात कर रहे थे, ये लागदार बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे शख्स को लगती है? बिल्कुल नहीं। देखिए अस्थमा या इवन सीओपीडी ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जो एक दूसरे को ट्रांसमिट हो जाए। ये हाँ, अगर किसी अस्थमा पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वो ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन बजाते खुद बीमारी जो है ये ट्रांसमिट नहीं होती है। लेकिन चूंकि अक्सर जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं ये एलर्जिक होते हैं, एलर्जी एटोपिक होती है, यानी कि ये यूजुअली हम देखते हैं कि ये फैमिलीज में रन करती हैं। अगर किसी भी अस्थमा पेशेंट को आप गौर से हिस्ट्री लें और उसको अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछें, वो अक्सर बताएगा कि हमारे जो खानदान में है, जो हमारे ब्लड रिलेशन में है, काफी ऐसे मरीज जो है जिनको सिमिलर टाइप ऑफ सिम्टम्स हैं। वो फिर एलर्जी किसी भी फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाए, इनहेरिटेड है। बिल्कुल, ये स्किन एलर्जी में भी मैनिफेस्ट कर सकती है, जुकाम के फॉर्म में भी मैनिफेस्ट कर सकती है, आईज कंजेशन, रनिंग आईज, या आंसू आना या खुजली आना या थ्रोट इरिटेशन, बार बार जुकाम होना, ये एलर्जी किसी भी फॉर्म में मैनिफेस्ट कर सकती है। कब इंसान को पता चले कि ये एक अलर्ट हो गया, मैं चेक कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे अस्थमा हो या कोई सांस की और तकलीफ हो? देखिए, अगर किसी भी एलर्जी, स्किन एलर्जी किसी को होती है और वो तो ऑब्वियसली एक डर्मेटोलॉजिस्ट डायग्नोज कर लेगा, उसके लिए भी टेस्ट वगैरह हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कुछ ब्लड बेस्ड टेस्ट होते हैं, कुछ स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट एलर्जिक है और किस किस चीज से एलर्जिक है। इसके लिए भी हमारे पास टेस्ट जो है वो मैसर है। और अगर इसके साथ खांसी आना शुरू हो गया या सांस फूलना शुरू हो गया ओकेजनली, उसके लिए भी काफ़ी हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है जो एक अर्ली स्टेज पे एक पेशेंट को डायग्नोज करने में मदद करती है, जिसमें सबसे कॉमन हम देखते हैं कि स्पायरोमेट्री, यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पल्मोनरी फंक्शन होते हैं, तो जो हम एक अर्ली डायग्नोसिस में हमें हेल्प कर सकते हैं ये देखने के लिए कि इस पेशेंट को अस्थमा है कि नहीं। आप अभी बात कर रहे थे टेस्ट की, डायग्नोसिस की। एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एस्थमेटिक अटैक, आम जबान में कहते हैं जी इसको अस्थमा का अटैक आ गया। वो एक कंडीशन होती है जब बहुत ज़्यादा खांसी होती है और रुकती नहीं है, सांस फूलती है एकदम से। मुझे बताइए, उस सूरत में अगर एक शख्स है, वो एक पेशेंट है अस्थमा का, उसको एस्थमेटिक अटैक आ गया, वो क्या करे? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अस्थमा की जो तकलीफ है ये कंटिन्यूस होती है। ये अंदर हो सकता है सिम्टम्स ना पेशेंट में हो, लेकिन अंदर की स्वेलिंग जो है वो कंटिन्यूस होती है और वो बीमारी में मुलव्वस होता है। हो सकता है कि सिम्टम्स कुछ भी ना हो, लेकिन जब ये ट्रिगर इसके पास सामने आता है, कोई डस्ट हो या कोई भी ट्रिगर जो उसकी बीमारी को एग्रीवेट करता है, जब एक्सपोजर होता है तो एब्रप्टली इसके सिम्टम्स नमूदार होते हैं इन द फॉर्म ऑफ खांसी, चेस्ट टाइटनेस, सांस फूलना या जुकाम होना। ये एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, और ये अगर खुदा न खासा किसी में इतना सीवियर होता है कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसमें हम इमीडिएटली जब पेशेंट एक इमरजेंसी में आता है तो पहले हम इसके वाइटल्स वगैरह देखते हैं, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, उसका सैचुरेशन ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, उसकी ऑक्सीजन लेवल कितनी है। तो ये देख के उसको इमीडिएटली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उस टाइम ब्रोंकोडायलेटर होता है, और बेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रोंकोडायलेटर जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ नेबुलाइजर होता है। अगर पेशेंट ऑलरेडी इनहेलर करता है, जब ये अटैक के फॉर्म में आता है तो उसको उस टाइम इतनी ये एनर्जी नहीं होती है, इतनी कुव्वत नहीं होती है कि वो उस टाइम ये इनहेलर यूज। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो हो गया जब वो हॉस्पिटल पहुंचा। अगर घर में एक बीमार है, अस्थमेटिक है, उसको एकदम अटैक आ गया, घर वाले क्या करें कि कम से कम मिनिमाइज करें? देखिए, जब एक पेशेंट एक डॉक्टर साहब के पास जाता है तो उसका अस्थमा के ट्रीटमेंट में एक रिटन एक्शन प्लान होता है। तो उसमें दो तरीके की मेडिसिन होती हैं। एक तो कंट्रोलर, यानी कि जो इसकी बीमारी को कंट्रोल में रखता है। बिल्कुल। दूसरा मेडिसिन होता है जो रिलीवर होता है। रिलीवर मींस विच गिव्स इमीडिएट रिलीफ, सांस, अच्छा, इमीडिएट रिलीफ। तो ये वही मेडिसिन एक एक्शन प्लान के तहत उसको एडवाइस किया रहता है कि अगर जी किसी टाइम आपको अस्थमा का अटैक हुआ तो आपको ये रिलीवर यूज करना है। रिलीवर इन द फॉर्म ऑफ, ज्यादातर चूंकि हमें एक अस्थमा का अटैक जो होता है ये एक इमरजेंसी होती है, तो हमें रैपिडली जरूरत होती है कि इसके सिम्टम्स में रिलीफ हो जाए। तो बेस्ट फॉर्म सांस लेने में थोड़ी आसानी हो जाए। बिल्कुल। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन उस टाइम
इनहेलेशन में होता है, तो उसके एडवाइस किया जाता है कि अगर आपके घर पे नेबुलाइजर है, नेबुलाइजर में कौन सी दवाई उस टाइम डाली जाए। यूजुअली हम ब्रोंकोडायलेटर ही डालते हैं, जिसमें सैलबुटामॉल, लीवोसैलबुटामॉल, जो इमीडिएट रिलीफ पेशेंट को देता है। और अगर नेबुलाइजर नहीं है तो उसका इनहेलर जो है, जो रिलीवर इनहेलर उसको एडवाइस किया जाता है, वो उस टाइम इमीडिएटली लेते हैं, जिससे उसको 2-3 मिनट में ही आराम हो जाता है। और उसको पूरी तरीके से एडवाइस किया जाता है कि आप कितने कितने टाइम के बाद इसको फिर से ले सकते हैं, ताकि आपकी सिम्टम्स जो है वो इमीडिएटली रिलीव हो जाए। अगर नहीं हो रहे तो इन द मीन टाइम आप अस्पताल पहुंचे और वहां आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। डॉक्टर साहब, आप हमारे यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं इनएक्सेसिबल हैं। आप इमेजिन कीजिए कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं है, मेडिसिन नहीं हुई घर पे, कोई ऐसी तरकीब जो आसपास इंसान तब तक कर सके जब तक कोई डॉक्टर का इंतजाम हो जाए। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि इसमें तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो ब्रोंकोडायलेटर है। देखिए, अगर हम देसी चीज़ों की बात करें, हमारी जो चाय होती है या कहवा होता है, इसमें थियोफाइलिन का अच्छा खासा कंटेंट होता है। तो अगर पेशेंट के पास कुछ नहीं है तो आप गर्म पानी पीजिए या चाय लीजिए, कहवा लीजिए, उसमें हाई क्वांटिटी ऑफ, या कॉफी लीजिए, उसमें हाई क्वांटिटी ऑफ थियोफाइलिन होता है, वो आपको इमीडिएट रिलीफ दे सकता है टू सम एक्सटेंट। अस्थमा का ये जो अटैक आता है, रात में खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये कि क्या कई लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि हम शहद खाएंगे तो आराम होगा, सांस की कई तकलीफ के बारे में, क्या ये सही है? देखिए, बिल्कुल शहद की बात अगर हम करें तो उसमें मेडिसिनल वैल्यू है, तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लेकिन उसकी अपनी तासीर है। लेकिन चूंकि हम एलोपैथी की बात ज़्यादा करते हैं, तो मेडिसिन ऐसा लेना ज़रूरी होता है एक पेशेंट के लिए जो उसकी बीमारी को कंट्रोल में रहे। अगर उसके ओकेजनल सिम्टम्स होते हैं तो हो सकता है हम पेशेंट को ये कहें कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और आप इन देसी नुस्खों से आप अपनी बीमारी को जो है वो कंट्रोल में रख सकते हैं। लाइफस्टाइल का कोई ताल्लुक इसके साथ? बिल्कुल, जैसे पहले आपने बात की कि अस्थमा के पेशेंट को जो है अक्सर हम देखते हैं कि ड्यूरिंग नाइट टाइम इनके ज़्यादा अटैक्स आते हैं। ये बिल्कुल सही है, आपने बहुत वैलिड सवाल पूछा। ये मेडिकली एक्सप्लेनेबल है। हम देखते हैं कि जो भी कोई पेशेंट होता है अस्थमा का, अक्सर हम देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग इसमें जो है अटैक्स ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो, चूंकि हमने पहले भी बात की कि इसमें एक तरीके की स्वेलिंग होती है या एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें मेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, क्योंकि अस्थमा का ट्रीटमेंट भी जो है मेनली स्टीरॉइड्स ही होता है। तो हमारी बॉडी में जो है जो स्टीरॉइड्स सिक्रीट होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग होते हैं 7 से 8 के बीच। और चूंकि हम रात में देखते हैं कि हमारी इन स्टीरॉइड्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है बॉडी में वो मिनिमम होती है। इसके अलावा जब हम सोते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक टोन भी कम होता है। तो ये दोनों, या डायफ्राम ऊपर जाता है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अस्थमा के अटैक्स जो है अर्ली मॉर्निंग टाइम में है, ये ज्यादा आते हैं। बाकी अपने लाइफस्टाइल की बात की, देयर इज नो डाउट हमारे ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस अस्थमा की तकलीफ में। हम अक्सर देखते हैं कि अचार या जिस चीज़ में प्रिजर्वेटिव होता है, दे आर ऑल ट्रिगर्स। तो हमें कोशिश करनी है कि जो अस्थमा का पेशेंट है, या वैसे भी जितना भी हमसे हो सके जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि जंक फूड में काफ़ी हाई क्वांटिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव्स होती है और वो इस बीमारी को जो है वो प्रेसिपिटेट करती है। इसके अलावा ओबेसिटी, अगर कोई ओबीस है, वेट ज्यादा है, बिल्कुल, तो उसकी वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है अस्थमा के लिए। या गर्ड की प्रॉब्लम होती है, रिकरेंट गैस्ट्राइटिस होता है या रिफ्लक्स होता है, वो भी एक एक्सेसरबेटिंग फैक्टर होता है अस्थमा पेशेंट्स के लिए। और ये सब इंटरलिंक्ड है, तो लाइफस्टाइल का डेफिनेटली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन ऐसा होता है जहाँ पे उनको एक्सपोजर होता है ऐसे एलर्जेंस का, जैसे फैक्ट्रीज है या धुआं होता है या कुछ कोई केमिकल भी हो सकता है, केमिकल लैब्स में काम करते हैं, तो उनके लिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो डॉक्टर साहब की एडवाइस पे कंटिन्यूसली चले और प्रोटेक्टिव गियर्स लगाए ताकि वो इन चीज़ों से एक्सपोज ना हो ज़्यादा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात हमें दी। सेहत आपकी में आज इतना ही। हमें ख्याल है आपकी सेहत का, और आगे भी ये प्रोग्राम जारी रहेगा और मुख्तलिफ जो मारूफ मौलिज हैं, डॉक्टर हैं, वो आपको जानकारी देंगे। आज अस्थमा की हमने बात की, चूँकि
विंटर आ रहा है, सरमा आ रहा है और कई चीज़ें जो मौसम बदलने में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तब्दील होती हैं। और सबसे अहम चीज़ कि ये एक ऐसी बीमारी है जो ताउम्र साथ चलती है, लिहाजा इसका मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है और ज़िंदगी बहुत आराम से गुजारी जा सकती है अगर हम डॉक्टर साहिबान की हिदायत पे अमल करें और सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। आज के इस एपिसोड में इतना ही।